क्वेश्चन पहला है स्टूडेंट्स, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको जो है इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को साथ बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखें, इसमें लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि शून्य को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखें जैसे शून्य इक्वल क्या होगा, शून्य इक्वल लिख सकते हैं 0/1। देखें ये हो गया यहाँ पे p बटे q के रूप में। अब p इक्वल जबकि हमारा है 0 एंड q इक्वल है 1 एंड देखेंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ q 0 के बराबर नहीं है, मतलब q की जगह पे है 1। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स परिमेय संख्या की परिभाषा भी ये होती है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें जहाँ p और q पूर्णांक हों तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है परिमेय संख्या की परिभाषा। ठीक है, तो देखेंगे p 0 भी पूर्णांक है और q बराबर इक्वल q बराबर 1 भी पूर्णांक है। तो यहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के रूप में नहीं है। तो अतः हमने शून्य को p बटे q के रूप में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए शून्य से ये है। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आप जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए जो उसका बेसिक नियम होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जैसे a और b के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं तो आपके एक फार्मूला जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू 1/2 ए बटे 2 गुणे a प्लस बी। तो जो है यहाँ पे a और b के बीच एक परिमेय संख्या यहाँ पे निकल आती है। तो स्टूडेंट्स ये तो है बेसिक नियम स्टूडेंट्स, चूँकि हमें जो है इसमें एक ही संख्या ज्ञात होती है। तो इस प्रक्रिया को हम अगर 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालेंगे इस नियम से, तो हमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, काफ़ी इसमें जो है लंबा वक्त लगेगा। तो आप क्या करते हैं कि इसका एक वैकल्पिक नियम है। तो जैसे देखेंगे कि सबसे पहले जो है 3 और 4 को भिन्न के रूप में लिखेंगे 3 और 4 बराबर 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमको 6 परिमेय संख्या याद करना है तो हम जो है, चूंकि अगर हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद करना है तो हमें जो है 6 + 1, ठीक है, अर्थात 7 से 3/1 और 4/1 में गुणा करेंगे। 7 से दोनों भिन्नों में गुणा करेंगे। तो देखेंगे तो आप तो है 7 से 7 21, 21/7 और यहाँ पे दूसरी संख्या में 7 चौक 28, 28/7। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 21 और 28 बीच में हमें 6 संख्याएं मिलेंगी। आप देखें कैसे 21, अब 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्याएं। ठीक है, 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्याएं जो कि हमें मिलेगा 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो 21 बार क्या होता है 22/7, ये परिमेय संख्या हुई। उसके बाद 23/7, इस तरह से हम 28 तक जाएंगे, 28 मतलब 27 तक, 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हमें 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच की मिल गई हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको
आंसर आपका मिल गया है। इसके बाद भी हम आपको अगर एक नज़र में फिर से इस सवाल को हम आपको पुनरावृत्ति दें तो आप कैसे करेंगे इसको, चूँकि हमें 3 4 के बीच हमारे पास 2 परिमित संख्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्या करना है। तो सबसे पहले जो परिमित संख्या में दी गई है उसको लिखते हैं भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, ठीक है। तो फिर जितनी परिमित संख्या हमको ज्ञात करना है उससे +1, हमको चूँकि हमें इसमें 6 परिमित संख्या ज्ञात करना था, जब 6 परिमित संख्या ज्ञात करना था इसमें, तो हमें 6 + 1 मतलब 7 से दोनों भिन्नों में दोनों परिमित संख्या हमने गुणा कर लिया, ठीक है। अब जब 7 से गुणा कर गया तो दोनों संख्याओं के बीच में जो है जितनी परिमित संख्या मेरे को लिखना होता है उतनी संख्याएं दोनों के बीच में बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों के बीच की जो भिन्न बन रहा है इसमें बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, तो हमें जो है दोनों संख्याओं के बीच में, दोनों परिमित संख्याओं के बीच की परिमित संख्याएँ हमें ज्ञात हो जाती हैं। ये इसका पूरा सार। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। हल आप यहाँ से करेंगे हम। तो देखें, तो चूँकि हमें 5 परिमित संख्या ज्ञात करना है, इसलिए चूँकि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं करना है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसलिए 3/5 और 4/5 में 5 + 1 बराबर 6 से अंश और हर में गुणा। तो देखेंगे, तो 3/5 में स्टूडेंट 6 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 4/5 में भी 6 से गुणा करेंगे, ठीक। तो आपको मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट करने पर 3 × 18 / 30 एंड 4 × 24 / 30। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स 18 और 24 के बीच की हमें जो डिफरेंस 5 दिखाएंगे। 18 से 18 19 20 21 22 23 23/24, तो 5 संख्या हमको मिल रही हैं। अब लिखेंगे कि 18/30 और 24/30 के बीच की परिमित संख्या है। अब देखो 18 के बाद 19/30, ठीक है। उसके बाद 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो देखिए स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे 5 परिमित संख्या मिल रही हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इसे आप जो सरल हो रही हैं उनको आप सरल कर लेंगे अगर, तो फिर आपको जो है आपके आंसर से मैच कर जाएगा। जैसे 10 दूनी 20, 10 3 30, इसको हम कर लेते हैं सरल। उसमें 3 7 21, 3 10 23। उसके बाद यहाँ पे 22 है, 2 से काटेंगे 11/15, यहाँ पे होगा 23/30। तो ये स्टूडेंट्स ये जो है आपकी 5 परिमित संख्याएँ आपको मिल गई हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये चौथा प्रश्न है। इसमें स्टूडेंट सत्य सत्य बताना है, लेकिन जो है उसका कारण भी देना है इसमें। तो आप पहला कथन देखें, प्रत्येक पाक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कथन सत्य है। कथन ये आपका सत्य है। सत्य क्यों है इसका वजह ये है, जैसे देखिए जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं आपकी 1 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स, मतलब कि अनंत तक की संख्या को हम जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या में अगर हम जो है अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमें फिर पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या जितनी हैं उनमें हम शून्य शामिल कर लेते हैं। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि अनंत तक की संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो आप देखेंगे जो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, सत्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपको पूर्ण संख्या मिल रही है, तब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। कथन इसलिए सत्य है। ओके, चलते हैं अगले कथन पे। हाँ, दूसरा कथन क्या है स्टूडेंट्स की, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देख रहे हैं जो पूर्ण संख्या होती हैं,
पूर्ण संख्याओं का संग्रह जो है, आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर के 1 2 3 4 जैसे आपने ऊपर देखा भी यहाँ पे, ठीक है, 7 अनंत तक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और जो पूर्णांक होती हैं स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक जो होते हैं, जो पूर्णांक संख्या उसमें जो है ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती हैं, जैसे ऋण 7, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3 इत्यादि, 0 1 2 तो आप इसमें पाते ही हैं। साथ ही इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती हैं। तो आप कथन समझिए आप यहाँ से फिर से एक बार कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जिसमें पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं हैं लेकिन पूर्ण में ऋणात्मक संख्या नहीं है, अतः प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसमें कथन आप असत्य कथन, ये आपका शून्य कथन थे, असत्य है। ठीक, देखिए बच्चों, ये देखिए तीसरा कथन यहाँ पे ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूर्ण संख्या आपने देख ली कितनी बार हमने बताया कि जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है वो 0 से शुरू होता है स्टूडेंट्स। जो मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें आप 0 का शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या मिल जाती है। अगर पूर्ण संख्याओं में जो है अगर ऋणात्मक संख्या शामिल कर लेते हैं आपको तो पूर्णांक मिल जाता है। अगर पूर्णांकों में आप भिन्न शामिल कर लेते हैं तो फिर जो है आपको परिमेय संख्या मिल जाती हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स संख्या पद्धति के जो संख्याएं होती हैं इसका नियम। तो आप चूँकि परिमेय संख्या क्या होती है स्टूडेंट, जिसमें जो है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। तो जो पूर्ण संख्या है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन और भी संख्याएं होती हैं जिसे 1/2 है, 3/5 है, 7/11 है, या -1/2 है, -5/6 है। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या है और इसमें 0 1 2 3 तो ये आता ही आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो अब कथन को समझें आप फिर से यहाँ से कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए चूँकि ये जो भिन्न संख्याएं हैं जो या ऋणात्मक संख्याएं हैं ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो आपका इस कथन इसलिए इस तरह से परिणामता आप कथन को पाते हैं कि कथन ये असत्य है। ठीक है, इसका कारण आपने अच्छे से देख लिया। ठीक है।